हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर ओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट्स आपका है वह आर ओ या फिर से यूपीपीएससी जो होने वाला है या फिर से जो भी वेरियस एग्जाम जो होने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो टेस्ट है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किया गया है और यह जो है सब्जेक्टिव टेस्ट है, जिसमें इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो पॉलिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें आपको बहुत जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको जो है इसमें प्रॉपर कवर किया गया है। तो यह वीडियो जो है पॉलिटी के रिवीजन के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवीजन के पर्पज़ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका आर ओ हो या फिर से यूपीपीसीएस हो या फिर से अन्य जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, सारे एग्जामों के लिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी आपका जो टेस्ट सीरीज वो चल ही रहा है, ठीक है, और आज जो है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को उसका जो पहला टेस्ट है उसे कंप्लीट कराया गया है। बाकी कल जो है इसका सेकेंड टेस्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये यूपीसीएस मंत्रा का भी जो अभी सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहा है और इसके सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद इसके भी जो फुल टेस्ट है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक, अभी जैसे उसका जो चार्ज है, उसका जो फ़ी है बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, और उसमें वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो भी प्रॉपर जो है जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो भी आपको उसमें मिल रहा है। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक, और चार्ज भी बहुत कम है और उसके साथ उसमें आपको मैगजीन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जो भी इंपॉर्टेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाले जाते हैं या फिर से जो भी पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट हैं जो आर ओ के लिए या फिर से यूपीपीसीएस के लिए अच्छे खासे कंटेंट तैयार करते हैं, उन सारे इंस्टीट्यूट के आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो चले इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा हस्तलिखित लिपिबद्ध किया गया था। भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तबद्ध या लिपिबद्ध किया गया था, यह बताना है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा भारतीय संविधान को लिपिबद्ध या हस्तलिखित किया गया था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईसाई मिशनरियों प्रचारकों द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार करना अनुच्छेद 25 की भावना के विपरीत है। संविधान जबरदस्ती धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार करना अनुच्छेद 25 की भावना के विपरीत है। ये बात बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में धर्म से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 जिसमें कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार का अधिकार दिया गया है और इसी वजह से किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना यह उनका संवैधानिक अधिकार अर्थात बोले तो मूल अधिकार है। ठीक है, और इससे धर्म बदलने की आज़ादी भी शामिल है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, धर्म जैसे कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन लोभ बल कपट या फिर ज़बरदस्ती अगर आप किसी के धर्म को कन्वर्ट करते हैं तो यह जो है गैर कानूनी होगा और आप जो है आप जो है दोषी के भागी कहलाएंगे। ठीक है, आपके फिर उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो इसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन धर्म बल या कपट के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। और इसकी अगर हम बात करें, जो स्टैलिनवाद आया था, तमिलनाडु हाईकोर्ट द्वारा स्टैलिनवाद में निर्णय दिया था कि स्वेच्छा से किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन लोभ बल कपट के आधार पर किसी का धर्म परिवर्तन कराना संविधान के खिलाफ या फिर कानून की मतलब कह सकते हैं कि गैर कानूनी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1793, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है
जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था। और यह जो सेटलमेंट एक्ट है यह 1781 में आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1781 में सेटलमेंट एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1700 कमियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवादी की संज्ञा दी जाती है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद या फिर संवैधानिक तानाशाही की संज्ञा दी जाती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं और इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, सर मोरिस ग्वेयर, लॉर्ड बर्न या फिर CR एटली। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर मोरिस ग्वेयर। ये इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए संघीय न्यायालय की जो स्थापना है दिल्ली में की गई थी और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। 1 अक्टूबर 1937 को न्यायालय जो है इसकी शुरू की गई थी और इसे प्रारंभिक अपील और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार दिया गया था। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस ग्वेयर थे और 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे, जस्टिस MR जैकब और जस्टिस MS सुल्तान। याद रखिएगा इसमें 2 भारतीय कौन कौन थे? MR जैकब, जस्टिस MR जैकब और जस्टिस MS सुल्तान, ठीक है, याद रखिएगा MR जैकब और आपके ये जो MS सुल्तान, ठीक है। यह जो है इसके क्या थे? यह जो लोग हैं 2 भारतीय न्यायाधीश थे, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाहित करने का प्रथम प्रयास किस एक्ट द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर चार्टर अधिनियम 1833। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित नहीं है? इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कलकत्ता में 1784 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे और इसके तहत कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को जो अलग किया गया था वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, तो डी इसका गलत हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या फिर सभी राज्यों की सहमति। इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर, ठीक है। और आया कब था कैबिनेट मिशन की? अगर हम बात करें 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था, 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसी के सुझाव पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। संविधान सभा ने सर्वसम्मति उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? सर्वसम्मत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? देखिए इसे जो पारित किया गया था वह 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति हो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया वो ब्रिटेन नहीं बल्कि जापान के संविधान से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान के। और भारतीय संविधान में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक। और भारतीय संविधान में न्याय के पुनर्विलोकन की जो शक्ति है यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें राजनीतिक पार्टियों के लिए आवश्यक है?
4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% लोकसभा की सीट या लोकसभा की 6% मत या लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त किया हो। निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त, क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिला करके लोकसभा की 2% सीट जीतती है या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया कोई भी राजनीतिक दल पूरी करती है तो उसे राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें एक नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्री परिषद या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के को यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है यह किया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में इसका उल्लेख भी मिलता है, जिसमें भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। और अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 3 इसके तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति दी गई है। तो जैसे अगर कोई विदेशी क्षेत्र जिसे भारतीय राज्य में शामिल करना है, उसका अगर उसे अगर भारत में शामिल करना है तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उसे भारतीय राज्य क्षेत्र का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वर्तमान राज्यों के नाम, नाम हो गया, सीमा हो गया परिवर्तन। ठीक है, बाकी 2 राज्यों के कुछ पार्ट को मिला करके एक नया राज्य का निर्माण करना, ये सभी जो है मतलब वर्तमान समय में भारतीय क्षेत्र के पार्ट हैं या भारत के अंग हैं, उसमें जो बदलाव करना है वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। और किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में शामिल करना है तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा, याद रखिएगा। और ये सभी जो दोनों कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? संसद द्वारा। और ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अगर आप कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जरूरत नहीं होती, इसके लिए जरूरत होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 4, 3, 2 या फिर 1। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 में ही दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें भी है कि परिवर्तनों में उपर्युक्त जो परिवर्तन है इनसे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा, लेकिन वह मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम जैसे इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है क्या क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। ठीक, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं या किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। ये सभी कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। और ये सभी कार्य जो है आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। इस बात में कहा गया था कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। किसमें कहा गया था? यह जो वक्तव्य दिया गया था ईपी रायप्पा या रायन्ना बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम, भारत की सरकार एवं संसद, उपरोक्त में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार हो गई, सभी स्थानीय प्राधिकरण हो गए और अन्य जो प्राधिकरण हैं वो ये सब भी आते हैं। ठीक है, जैसे LIC वगैरह हो गया, LIC हो गया, ये भी आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, LIC भी आता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश में जाने का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। आपको इसमें बताना है कौन अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, कौन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। इसमें विदेश जाने का अधिकार है, आश्रय का अधिकार और निःशुल्क खाद्य सामग्री पर, यह तीनों जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। बाकी अगर हम देखें तो इसमें अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार हैं उसमें विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी बनाम अनुच्छेद मतलब 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? विदेश जाने का अधिकार जिसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में मूल अधिकार घोषित किया गया था। आश्रय के अधिकार को चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मूल अधिकार घोषित किया गया था। निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने के अधिकार को इसे जो है
पक्कन बनाम भारत संघ मामले में, पक्कन बनाम भारत संघ मामले में मूलाधिकार घोषित किया गया था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक, बाकी यह तीनों जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मूलाधिकार घोषित किया है। और जो आपका सड़क पर व्यापार करने का अधिकार है यह अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 6 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे यह बताना है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन ए हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। रफ़ी अहमद किदवई यह संचार मंत्री थे, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। ठीक है, संचार मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल एवं विदेश मंत्री, वैज्ञानिक शोध मंत्री, ये सब जो है जवाहरलाल नेहरू के पास थी। वीएन गाडगिल की बात करें तो यह कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, कार्य हो गया, खान हो गया और ऊर्जा मंत्रालय इनके पास था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजनवाद 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजनवाद 1951 जो पहला संशोधन था, इसमें भेदभाव के विरुद्ध जो अनुच्छेद 15 है इसमें संशोधन किया गया था। और इस अनुच्छेद में 15 सब क्लोज 4 स्थापित हुआ, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न पिछड़ी जातियों समुदायों हेतु निश्चित अनुपात में स्थानों को आरक्षित किया जाए। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक 20, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण जो दिया गया है वह दिया गया अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में। ठीक है, बाकी जो 20 में है वह दोष सिद्ध हो जाने के बाद, अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के बाद संरक्षण की बात की गई है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन, काम और शिक्षा पाने के अधिकार के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका एक हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा की बात नहीं की गई है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक का कार्य करता है, यह विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, यह मौलिक अधिकारों को पूर्णता प्रदान करता है, मतलब पूर्णता, और यह सरकार के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन, पोषण एवं जीवन स्तर का ऊंचा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, कौन इसमें से गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करें तो यह गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यह जो है उदार बौद्धिक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन, पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, तीनों जो है गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का गठन, निःशुल्क विधि की सहायता, समान नागरिक सहायता और काम पाने का अधिकार। कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निःशुल्क विधि की सहायता और काम पाने का अधिकार। यह दोनों जो है समाजवादी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सहकारी समितियों का गठन अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, एक समान नागरिक संहिता 44, ग्राम पंचायतों का गठन 40, गोवध निषेध 48। इनमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 43 सब क्लोज बी में, ठीक है, अनुच्छेद 43 सब क्लोज बी में, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। और इसे जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। सही आंसर इसका ये है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावित थे? 13, 14, 15 या फिर 16? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 अनुच्छेद प्रभावित है, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, न कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। और ये जेपी खेतान नहीं, डीपी खेतान है। ठीक है, डीपी खेतान है, इसमें गलत दिया है, डीपी खेतान। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया था? इसने संविधान तैयार किया गया और सामान्य कानून बनाया। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, इसने राष्ट्रगान को अपनाया और इसने राष्ट्रगीत को अपनाया। कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया था? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संघीय संविधान का नहीं है? कौन सा लक्ष्य संघीय संविधान का नहीं? लिखित संविधान, बात बिल्कुल ठीक है। संविधान सर्वोच्च है भारत में, ये बात भी ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्र, ये बात भी ठीक है। आपातकाल की घोषणा, ये नहीं है। ठीक है, यह संघीय संविधान बल्कि ये जो एकल संविधान की विशेषता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, VN राव, N माधव राव और TT कृष्णमचारी। कौन संविधान सभा के प्रारूप के सदस्य नहीं थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। VN राव या संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्य नहीं माना गया है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद अर्थात NCERT। किसे राज्य नहीं माना गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। NCERT को राज्य नहीं माना गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा और दमन दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 9वां, 10वां, 11वां या फिर 12वां? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 12वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जो है भारतीय राज्य क्षेत्र का, भारत में केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित राज्य का, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति का गठन हुआ। 86वां संविधान संशोधन बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। 9वां संविधान संशोधन द्वारा कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई या फिर से इसका प्रावधान किया गया। 101वां संविधान संशोधन GST का प्रावधान किया गया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जो कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, यह 100वां संविधान नहीं बल्कि 99वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो सी इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही, मतलब सी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। 101वां संविधान संशोधन GST। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से कितने दिनों में अनुमोदन मिलना अनिवार्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिन। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय सीमा 30 दिन है अगर यह राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है और आपका वित्तीय आपात है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लिए 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन है और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 30 दिन है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत की गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 358 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये सब जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 में क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन की भी आवश्यकता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है इन्हें छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। जबकि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा।
राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाता है। इस उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है और इस उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या फिर आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? सीतलवाड़, वेंकट चलैया, राजा मन्नार और तारकुंडे। कौन इसमें से केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ताराकुंडे समिति। ताराकुंडे समिति का जो संबंध है यह चुनाव सुधार से है। ताराकुंडे समिति का गठन किया गया था चुनाव सुधार से संबंधित सुझाव देने के लिए। ठीक है, चुनाव सुधार से संबंधित सुझाव देने के लिए ताराकुंडे समिति का गठन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संसद को है और इस परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 263 में, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है और इसकी जो अध्यक्षता की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी है, दक्षिणी है, पश्चिमी है, पूर्वी है और आपका एक केंद्रीय है। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? गृह मंत्री द्वारा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य द्वारा 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर नागालैंड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। संसद को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है। पंचायत के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरे जाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? आपको गलत विकल्प का चयन करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और पंचायतों से के सभी जो प्रावधान है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से किस समिति या फिर आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा लाया जाता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति की राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है उपराष्ट्रपति के बारे में? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। बात बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के और राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसे जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए, न कि राज्यसभा का उसे सदस्य होना चाहिए। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति बनता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित होगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति की अत्यंतिक वीटो शक्ति मंत्रिमंडल की इच्छा पर होती है। इस वीटो की शक्ति का प्रयोग सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है। दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विधि या सार्वजनिक मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानना बाध्य होता है। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है।
उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। उसे संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं होता है। इसमें बताना है राष्ट्रपति के बारे में कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसकी आज्ञा के बिना, उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित या पेश नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही, बाकी विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति के में वह उच्चतम न्यायालय से विधि और सार्वजनिक मामलों के प्रश्न पर राय ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बात नहीं है। और अगर संविधान पूर्व की सूचना न हो या फिर उससे रिलेटेड कोई मामला न हो तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है और इस संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार होता है। जैसे राष्ट्रपति को विघटन और सत्रावसान करने की जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, विघटन और सत्रावसान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि लोकसभा की जो सत्रावसान है, सत्रावसान की शक्ति किसके पास होती है? सत्रावसान की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, जबकि एक सेकेंड, और सत्रावसान और विघटन, सत्रावसान और विघटन की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कन्फ्यूजन बढ़ता है। सत्रावसान और विघटन की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि स्थगन की जो शक्ति है, स्थगन की जो शक्ति है या लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है, बाकी सत्रावसान ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सत्रावसान और विघटन की शक्ति यह होती है प्रेसिडेंट के पास और यह अध्यक्ष के पास होती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 74, 75, 77 या फिर 78? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन बी इसका सही है। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री को अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केवल तीसरा, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसके एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो राज्यसभा से सदस्य थे। ठीक है, तो ये बात गलत है। राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ये बात गलत है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो यह जो है लोकसभा में या मंत्रिमंडल के विश्वास पर निर्भर करता है। जब तक उसे मंत्रिमंडल का विश्वास है, जब तक उसको मंत्रिमंडल का विश्वास प्राप्त है, राष्ट्रपति उसे नहीं हटा सकता है। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका केवल 3 है, ऑप्शन सी। भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है? महान्यायवादी का जो उल्लेख है यह किया गया है, महान्यायवादी का जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 के तहत किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। और भाग 5 ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये इसका सही है, ये इसका सही है। महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। उसे संसद की आम बैठक में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में नहीं। वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। उसे संसद की आम बैठक के साथ साथ संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होता है, हालांकि उसे मत देने अर्थात वोट देने का अधिकार नहीं होता है, तो ये बात गलत है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ये बात भी गलत है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो पहला आपका सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? अनुच्छेद 79 लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 85 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 102 संसदीय विशेषाधिकार। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 की अगर हम बात करें, इसमें संसद के गठन का प्रावधान है। ठीक है, संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी अनुच्छेद 85
संसद के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का सत्रावसान, विघटन और स्थगन का उल्लेख किया गया है। स्थगन का, जिसमें सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह जो है अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा। अनुच्छेद 93 की बात करें, अनुच्छेद 93 जो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा की संरचना का जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 में है। और अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों का जो विशेषाधिकार है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 102 में। ठीक है, अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। और बाकी जो है इसमें से पूछा क्या है, कौन सा विकल्प सुमेलित है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? यह 31वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 31वां संविधान संशोधन द्वारा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ा करके 45 कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। कौन इसमें से सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर आरूढ़ रहते हैं जब तक वह लोकसभा के सदस्य रहते हैं, अर्थात इसके पूर्व वह स्वेच्छा से जब तक अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं, या फिर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। तो ये भी याद रखिएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? धन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका उल्लेख मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? तो सही है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जो है किसी सदन नहीं बल्कि लोकसभा में केवल पेश किया जा सकता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विधेयक या मांग के माध्यम से संचित निधि से धन निकाला जाता है? विनियोग विधेयक, लेखानुदान, प्रत्यानुदान या फिर अनुपूरक अनुदान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है? कटौती, स्थगन, ध्यानाकर्षण या फिर विशेषाधिकार? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो सरकार, ऐसा माना जाता है कि सरकार विश्वास खो चुकी है और उसके बाद उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। संसदीय समिति वर्तमान व्यवस्था और अपरिहार्य व अभिन्न अंग है। संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है? लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा, याचिका या फिर प्राक्कलन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, जैसे किसी भी मंत्रालय को अगर धन का आवंटन किया गया है, तो यह धन का आवंटन करने से पहले ही एक अनुमान लगाती है कि जितना आवंटन इस मंत्रालय द्वारा को किया गया है या फिर से इस मंत्रालय द्वारा जितने धन की मांग की गई, जितने वित्त की मांग की गई है, उस कार्य के लिए या फिर किसी योजना के लिए कितने धन का अगर आवंटन किया गया है, तो उस योजना के लिए उतने धन की आवश्यकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उस योजना के लिए ज़रूरत है 10 रुपये का और दिया जा रहा है उसको 500 रुपये, ऐसा तो नहीं है। तो यह जो है प्राक्कलन समिति द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसका आकलन किया जाता है। और प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है, सभी सदस्य इसमें लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति, यह किसी योजना परियोजना के लिए जब धन का आवंटन हो जाता है और वह योजना पूरी हो जाती है, उसके बाद लोक लेखा समिति यह जांच करती है कि इस योजना के लिए जितने धन की आवश्यकता, मतलब जितने धन का आवंटन किया गया था वास्तव में उतने धन की जरूरत थी इसको या नहीं, और उतने जितने धन का आवंटन किया गया था उतने धन का उपयोग हुआ है या कि नहीं। तो लोक लेखा समिति किसी योजना या परियोजना के पूरा होने के बाद उसकी जांच करती है, और प्राक्कलन समिति योजना परियोजना की स्टार्टिंग में ही यह देखती है कि इसके लिए जितने धन का आवंटन किया गया उतना इसके लिए जरूरी है या नहीं। ठीक, तो यह इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट,
कार्रवाई के संचालन के मामले में निर्णय हेतु नियम बनाना, कार्रवाई से अतिथियों को बाहर करना, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता। कौन इसमें से संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट, यह इनका सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ये है कि जैसे संसद सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सभी प्रतिनिधियों द्वारा होता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के सभी प्रतिनिधियों द्वारा होता है, यह गलत है। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के सदस्य चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित, न कि सभी, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जबकि इसमें केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में देखिए। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया गया है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, स्थगन या फिर अल्पावधि चर्चा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव को, ऑप्शन सी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के बारे में देखिए। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया और इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प गलत हैं क्योंकि इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त नहीं बल्कि शुरू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ नहीं बल्कि समाप्त किया गया। और 11 राज्यों की अगर हम बात करें, 11 राज्यों में से 6 प्रांतों में, 11 राज्यों में से 6 राज्यों या फिर 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्थापिका या द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाले शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम में लगाना है। इसमें आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में 403 है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल जहाँ पर 294 है, पश्चिम बंगाल में 294 है। महाराष्ट्र में है 288 है और बिहार में है 243, ठीक है। सही आंसर ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखिए। इससे संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? 4, 5, 6 या फिर 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 5 में। भाग 5 में दिया गया है कार्यपालिका संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, संघ की न्यायपालिका, भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक, इन सभी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है? अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। सही आंसर इसका सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया है? 31, 32, 89 या फिर 112? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को जो रीट जारी करने की शक्ति दी गई है वह दिया गया है आपको अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट का अगर पूछ ले तो यह जो है 226 के अंतर्गत, ठीक है। सही आंसर उसका भी हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों से संबंधित भी रीट जारी कर सकता है, ठीक। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है? 214, 216, 219 या फिर 223? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका सही आंसर सी होगा। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत इनके शपथ आदि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इनके द्वारा जो शपथ लिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था? के एम मुंशी, ग्रेनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स या फिर केशविया? इसका जो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330।
अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम इससे रिलेटेड जो भी हैं, जो संसद हो गया या फिर राज्यों की विधानसभा हो गया, उसको पूरा अगर हम देखें तो अनुच्छेद 330 में संसद में अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित मतलब SC ST के आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 331 में एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान था, जिसे 104 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आंग्ल भारतीय के लिए जो प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में जो SC ST हैं इनके लिए आरक्षण देने की बात की गई, SC ST को। ठीक, और 333 में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को दिया गया था प्रतिनिधित्व, लेकिन जिसके अंतर्गत राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत करता था, लेकिन इसको 104 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 331 और 300 जो आपका 33 है, यह दोनों प्रभावी नहीं है। ठीक है, 330 के अंतर्गत संसद में SC ST कम्युनिटी को आरक्षण देने की बात की गई और 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभा में SC ST कम्युनिटी को आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों का त्याग किस प्रकार से हो सकता है? भारतीय नागरिकता क्या त्याग कैसे हो सकता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से बात बिल्कुल ठीक है, नागरिकता को त्याग देने से बात भी ठीक है, भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर यह बात भी ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, तीनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जो रीट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, वो जो है केवल मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पर्यावरण को बेहतर बना, जंगल और वन्य जीवन की रक्षा करना, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 48 से, 43 से, 39 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें 4 नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं, 4 नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें है आपका 139 जो बच्चों के स्वास्थ्य विकास की लिए अवसर की सुरक्षा कर देता है। ठीक है, उसके बाद है आपका अनुच्छेद 39 है जो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, और अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि पर्यावरण को बेहतर बनाना और जंगल एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। और यह चारों अनुच्छेद किसके द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक और है अनुच्छेद 39। ठीक है, ये सभी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, याद रखेगा। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? एकल सरकार, एकल नागरिकता, शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन इसमें से संघीय विशेषता है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों चार। शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका ये दोनों संघीय, बाकी एकल सरकार और एकल नागरिकता ये दोनों है एकात्मक गुण। ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यह नीति निरंतरता प्रदान करता है एवं अधिक दक्ष होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, यही सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है? अधिकारी परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया है? चौथा संविधान संशोधन, 7वां, 11वां या फिर 24वां? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। और 7वां संविधान संशोधन किया कब गया था? यह किया गया था 1956 में, ये भी याद रखिएगा, 1956 में। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख 330 में, महाधिवक्ता 332, भारत निर्वाचन आयोग 324 और भारत का उच्चतम न्यायालय 350। कौन सा इसमें सुमेलित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में किया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है 315 में किया गया, अनुच्छेद 315 में। ठीक है, और महाधिवक्ता, राज्यों के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है, 165 में। और जो आपका भारत के उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, यह 124 में किया गया। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है 74, 78, 111 या फिर 123। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 111 के तहत ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है और वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति जो होती है बाध्यकारी होती है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग की जो सिफारिश है बाध्यकारी नहीं बल्कि सलाहकारी होती है, सलाहकारी होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। और वित्त आयोग का उल्लेख 280 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? अनुच्छेद 40 समान कार्य के लिए समान वेतन। 43 कुछ दशाओं में काम जो है पाने का अधिकार। अनुच्छेद 48 अनुसूचित जातियों के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। कौन इसमें से सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, इसमें जो है निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की अभिवृद्धि की बात की गई है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में देखिए, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 66 के तहत महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या 6 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पूर्व उसे पद रिक्त हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। महान्यायवादी का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148 में, ठीक है, अनुच्छेद 148 में, तो दूसरा आपका गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, जिसके संबंध में क्या सही नहीं है? भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद सदस्य के विशेष अधिकार प्राप्त हैं। महान्यायवादी को केवल राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध न तो सलाह दे सकता है, न ही भारत सरकार के विरुद्ध वकालत कर सकता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। महान्यायवादी को केवल राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, यह गलत है। महान्यायवादी को लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया, वेद रखिएगा महान्यायवादी का। ठीक है, राज्यपाल के बारे में कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? उस भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास, और वह एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और 1956 में एक अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि ये एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को, और ये संविधान संशोधन पूछे तो 7वां संविधान संशोधन था जो 1956 में किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि किसी एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और राज्यपाल नियुक्त होने के लिए राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बाकी वह जो है लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता हो, ऐसी कोई योग्यता के बारे में उसके उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पात्रता, और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से कब तक पद पर बना रहेगा। ठीक है, न कि पुनर्निर्वाचन का। पुनर्निर्वाचन की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 57 में किया गया। ठीक है, कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए, उसे पद से जो हटाया जाता है, कैसे हटाया जाएगा उसे पद से, ये आपको बताना है। ठीक है, कि वो लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर, संसद के दोनों सदनों या फिर संसद की संयुक्त बैठक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, लेकिन 14 दिन पहले उसे सूचित करना अनिवार्य होता है। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल। 156 राज्यपाल की पदावधि। 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार पर। 155 राज्यपाल को हटाना। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया, ठीक है, तो डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था संसदीय शासन से संबंधित नहीं है? नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता का सिद्धांत और शक्ति का स्पष्ट विभाजन। कौन इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ठीक है, यह संसदीय शासन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था संसदीय शासन से संबंधित नहीं है? देखिए, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता का सिद्धांत, नाम मात्र की कार्यपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था में सम्राट या राष्ट्रपति का पद नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में होता है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। राज्य और उसके गठन वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है कि युग में सुमिलित है? सिक्किम का 1971, नागालैंड का 1966, गुजरात का 60 और हिमाचल प्रदेश का 75। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुजरात का 1960 में हुआ था। सिक्किम की बात करें, सिक्किम का गठन किया गया था 1975 में सिक्किम का गठन हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, और हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था यह 1971 में हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का, पांचवी अनुसूची वेतन पेंशन से, और पांचवी अनुसूची और सातवीं केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से। कौन सा इसका गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पांचवी अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सुमिलित नहीं है? भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, राज्यसभा की संरचना 79 वार्षिक वित्तीय विवरण 112 और धन विधेयक 117। कौन इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा की संरचना 79 में नहीं। इसमें अगर हम बात करें 79 में संसद के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया, राज्यसभा की संरचना का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 80 में किया गया, ठीक है, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सीमित करना है। अनुच्छेद 98, इसमें संसद सचिवालय की बात की गई है, संसद सचिवालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 100 सब क्लोज फर्स्ट में सभापति या फिर अध्यक्ष के निर्णायक मत की बात की गई है। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की निर्भरता के बारे में उल्लेख है, और 105 में संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। विधानसभा के विषय में देखिए कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 में दिया गया है, किसको? संसद को। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी, और इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें तो 1/3 से विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, और वो अपवाद कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 40 से कम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। दोनों सदनों में से किसी सदन का अध्यक्ष हो सकता है, इसका निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति होती है, और वो भी राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की थी कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की व्यवस्था की जाए? यह सिफारिश की गई थी दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा, जिसका गठन किया गया था चुनाव सुधार से संबंधित सुझाव देने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर बी है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 350 सब क्लोज डी में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। राज्यपाल द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश, इसका संबंध के बारे में कौन सा गलत है? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का उल्लेख किया गया राज्यपाल द्वारा जो जारी किया जाता है। राज्यपाल की शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय तक विस्तृत है। कुछ विषयों से संबंधित अध्यादेश हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन के पश्चात ही वापस ले सकता है। कौन सा इसमें से गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और चौथा गलत है, पहला और चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है।
पहली बात ये है कि राज्यपाल के अध्यादेश का जो बात किया गया अनुच्छेद 213 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है, 213 में, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है यह 42 दिन पश्चात वापस लिया जा सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और चौथा गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से जुड़े जो अंतिम विनिश्चय है किसके द्वारा किया जाता है, इनके इससे ये जो किया जाएगा राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से जुड़ा अगर प्रश्न उठता है तो इसका अंतिम निर्णय जो करेगा राज्यपाल करेगा, किसके, जो चुनाव सुधार की सिफारिश पर राज्यपाल करेगा। और संसद से संबंधित हो तो वह जो है चुनाव जो आयोग है उसके सुझाव पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो संसद से संबंधित जो निरर्हता का निर्धारण करता है वह राष्ट्रपति करता है चुनाव आयोग की सिफारिश पर, और राज्य विधानमंडल से अगर संबंधित हो या राज्य विधानसभा से तो राज्यपाल करता है चुनाव आयोग की सिफारिश पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव आयोग। राज्य विधानमंडल के बारे में पूछा है, विधानसभा के बारे में तो राज्यपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राजसूची के विषय पर कानून बना सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रपति शासन, कम से कम 3 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 1, 2, 4, कम से कम 3 या 3 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, ये गलत है, ठीक है। देखिए इसमें किन किन मामलों में या किन किन कंडीशन में एक कानून बनाया जा सकता है उसकी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय बना सकता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय, 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौतों को लागू करने के लिए बना सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर ऐसा कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में अगर ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तब संसद कानून बना सकता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के विषय में कौन सा विकल्प सही है, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति व निर्वाचन हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं है, मुख्यमंत्री का कार्यालय निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, अनुच्छेद 20 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित, अनुच्छेद 24 बलात्कार मानव दुर्व्यवहार, अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमिलित है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी सही है, बाकी विकल्प गलत है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है, ठीक है। और बलात्श्रम की अगर हम बात करें, बलात्श्रम मानव दुर्व्यवहार, यह जो दिया गया है अनुच्छेद 23 में दिया गया। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाई गई है। और 25 इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई था व्यक्तिगत रूप से। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, 129 सर्वोच्च न्यायालय विलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय की आबद्धकारी विधियां, कौन सा इसमें से सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, अनुसूची 4 राज्य एवं उसमें राज्यसभा सीटों का उल्लेख है, अनुच्छेद 10 में दल बदल विरोधी कानून, अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख, और 9 में पंचायतों की शक्तियों का एवं प्राधिकार। कौन इसमें से गलत है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी। अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित जो मामले हैं, जो जमींदारी उन्मूलन है उनसे संबंधित जो मामले हैं वो रखा गया है। बाकी पंचायती शक्ति आदि इससे का जो प्राधिकार है वह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है, इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1973 के बाद के विषय जो 9वीं अनुसूची में डाली गई हैं उनका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। यह कहा गया था वामन राव बनाम भारत संघ मामले में, वामन राव बनाम भारत संघ मामला 1981 में यह निर्णय दिया था कि केशवानंद भारतीवाद के बाद अर्थात 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई मामला 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। राष्ट्रगान को उपन्यास आनंदवट से लिया गया था और राष्ट्रीय गीत को पुस्तक गीतांजलि से लिया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं, ठीक है। देखिए
रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है और राष्ट्रगीत को लिया गया है आनंदमठ से। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, उस कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, श्वेत पत्र यह भारत का आधिकारिक दस्तावेज है। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था वह 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलिन नहीं है? भारतीय संविदा अधिनियम 1970, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविदा अधिनियम। यह कब का है? यह जो है 1972 का है, भारतीय संविदा अधिनियम। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को। और ऐसा क्यों? विधानसभा अध्यक्ष को उसके शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्र सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों को वरीयता क्रम में लगाना है। इन्हें जो है वरीयता क्रम में लगाना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसमें सबसे पहले आ जाएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, फिर नियंत्रण के महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इसके अगर हम क्रम की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑप्शन है। ठीक है, सभी वरीयता क्रम में है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा विकल्प सही सुनित है? प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में 30 और सार्वजनिक उद्यम समिति में 22। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सार्वजनिक उद्यम समिति में 30 सदस्य होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। लोक लेखा समिति की बात करें, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक, और प्राक्कलन समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये सभी जो है लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं या फिर खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्राधिकार किया जाता है राज्य चुनाव आयोग। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो निर्धारण होता है कौन करता है? इसका निर्धारण करता है राज्य सरकार। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में देखिए कौन सा विकल्प इसमें सही है? यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है, यह भारतीय संविधान का संरक्षक है, या भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तीनों कथन सही हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, संघ लोक सेवा आयोग के 6 वर्ष और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 5 वर्ष। कौन सा इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। ठीक है, इसमें क्या पूछा? कौन सा विकल्प सही नहीं है? सॉरी, सही नहीं है, वो सी हो जाएगा, मतलब पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक, और इसका 6 वर्ष, इसका जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है? निर्वाचन का उल्लेख जो किया गया है भाग 15 में, मौलिक अधिकार भाग 4, पंचायत भाग 9 और संविधान संशोधन भाग 20। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग 4 की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, DPSP। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यदि वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे, यदि कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो,
यदि वो अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करे। कौन सा इसमें सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन तीनों ही कंडीशन में उसकी सदस्यता जा सकती है, ऑप्शन डी। कौन इसमें से सही नहीं है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। कौन इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ संविधान समिति। यह जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? किसमें आरक्षित नहीं है? इसका हो जाएगा आपका केरल और तमिलनाडु, इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जनजातियां नहीं हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? किस अधिनियम द्वारा किया गया था? यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, 1919 द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का उपाध्यक्ष नहीं है? कौन संविधान सभा का उपाध्यक्ष नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस वर्धाचारी। ऑप्शन सी हो जाएगा, एस वर्धाचारी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर एच.एस. मुखर्जी, टी.वी. कृष्णामाचारी, यह जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को न्यायिक समिति की अनुशंसा के बिना निवारक नजरबंदी के रूप में अधिकतम कब तक बंदी बनाया जा सकता है? 2, 3, 6 या फिर 1? कितने महीने तक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम 3 महीने तक, ठीक है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की या फिर आर्थिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। बाकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इससे स्वतंत्रता की बात की गई, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुति के दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती। अनुदानों की मांगों पर मतदान का विशेष अधिकार केवल लोकसभा के पास है। कौन इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त विधेयक कितने दिनों के भीतर अधिनियमित किया जाना चाहिए? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 75 दिनों के भीतर, ठीक है, 75 दिनों के भीतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष को 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद ही लाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संचयी निधि पर भारित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पहली बार वोट नहीं करता, लेकिन बराबर की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दलबदल के आधार पर उत्पन्न होने पर दलबदल के आधार पर किसी सदस्य को निर्योग्य घोषित या फिर उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा के स्पीकर की सभी शक्तियां होती हैं। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना। कौन इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। प्रोटेम स्पीकर के बारे में तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शुरुआत कब हुई थी? भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी 1921 में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत 1921 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तारांकित प्रश्न लाल रंग से मुद्रित होता है, अतारांकित हरे रंग से, और अल्प सूचना का प्रश्न सफ़ेद रंग से मुद्रित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, क्या पूछा, कौन सी इसमें से सुमेलित है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी। देखिए, तारांकित प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर मंत्रियों द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं, और तारांकित प्रश्न प्रस्तुत करने वाले सांसदों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। और यह जो है तारांकित प्रश्न जो है वो हरे रंग के होते हैं, ठीक है, हरे रंग के पेज में या पन्ने में, ठीक। और तारांकित प्रश्न की बात करें, इन प्रश्नों के उत्तर मंत्रियों द्वारा लिखित रूप से दिए जाते हैं, और अतारांकित प्रश्न
प्रस्तुत करने वाले सांसद को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है, और यह जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का। अल्प सूचना के प्रश्न की बात करें तो यह 10 दिन पूर्व सूचित करके नोटिस दे करके यह प्रश्न पूछा जाता है, और इनमें जो है मौखिक रूप से इसका उत्तर दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो रंग होता है यह होता है गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का, ठीक। देखिए क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, याद रखिएगा। तारांकित प्रश्न का जो पृष्ठ होता है हरा होता है, और तारांकित प्रश्न का पृष्ठ सफ़ेद होता है, और अल्प सूचना का गुलाबी होता है। सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प गलत हैं। प्रश्नकाल की एक निर्धारित अवधि 12 से 1 बजे तक है, शून्यकाल की निर्धारित अवधि 11 से 12 बजे तक है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प गलत हैं, क्योंकि प्रश्नकाल जो है यह 11 से 12 बजे और शून्यकाल 12 से 1 बजे, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है, अर्थात पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, ठीक है, इस्तीफा नहीं देना पड़ता, यह गलत है। पहला दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? राज्य विधान परिषद चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, पंचायत का चुनाव या फिर राज्यसभा का चुनाव? कौन इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत का चुनाव। यह जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ग्राम प्रधान को निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सा इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय न कि गैर संवैधानिक, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में नहीं पाई जाती है? एकल कार्यप्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विभाजन, बहुमत का शासन? कौन सा इसमें सही है? फूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पूछा कौन सा विकल्प सही नहीं है? शक्तियों का विभाजन और बहुमत दल का शासन यह नहीं पाया जाता, ठीक है। तो बाकी एकल प्रणाली हो जाती है, सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाता है, ये बात दोनों सही है, ठीक है। कब समय? राष्ट्रपति शासन के समय, जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ का उल्लेख किया गया, तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान से, पांचवीं अनुसूची का संबंध वेतन पेंशन भत्ते से, और सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध से? कौन सा इसका गलत हो जाएगा? इसका सही आंसर सी है। पांचवीं अनुसूची में जो SC/ST कम्युनिटी है, ठीक है, SC/ST कम्युनिटी है, इसका उल्लेख किया गया, ठीक। इसके प्रशासन से इनके क्षेत्रों का उल्लेख है, तो सी गलत हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।